हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्लियर फार्मा। आज हम देखेंगे मिथाइल एंड इथाइल अल्कोहल के बारे में। इथाइल अल्कोहल मींस इथेनॉल एंड मिथाइल अल्कोहल मींस मीथेनॉल। अगर हम इनका केमिकल स्ट्रक्चर देखें तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन चेन के पीछे अगर हम हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड कर दें तो ये हमारा अल्कोहल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं हमारा हाइड्रोकार्बन चेन है CH3CH2, इसके पीछे अगर हम हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड कर दें, ठीक, OH ग्रुप ऐड कर दें तो ये हमारा अल्कोहल बन जाता है। अब यहाँ पे दो कार्बन है तो ये हुआ हमारा इथेनॉल। अगर यहाँ पे सिंगल कार्बन चेन होता तो बनता हमारा मिथेनॉल। इसके अलावा जैसे तीन कार्बन चेन होता, ठीक, तो ये हो गया हमारा प्रोपेनॉल। अगर इसका मैन्युफैक्चरिंग देखें कि बनता कैसे है, तो शुगर को हम फर्मेंट करते हैं, ठीक, चीनी या कोई भी शुगरी प्रोडक्ट को हम फर्मेंट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ईस्ट, तो एज बाय प्रोडक्ट हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल। तो जनरली हम जब भी अल्कोहल के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम इथेनॉल के बारे में डिस्कस करते हैं। वैसे भी जैसे आपने मार्केट में देखा होगा कि जो भी दुकानों में, ठेकों में जो भी दारू बिकती है, ठीक, वो हमारा इथेनॉल ही होता है। तो इसीलिए जनरल टर्म्स में अल्कोहल मींस इथेनॉल को ही रिफर किया जाता है। इसके अलावा जो सीरियल, जैसे हमारे स्टार्च वाले सीरियल हो गए जैसे बार्ले, तो बार्ले को भी हम फर्मेंट करके इनसे अल्कोहल बना सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट किया जाता है और इन माल्टोज को फर्दर फर्मेंट करके अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है। इसके अलावा अगर हम मेजर सोर्स देखें अल्कोहल का कहाँ से ये बनता है, तो जो भी हमारा राइस चीनी मिल हो गया, ठीक, शुगर मिल हो गया, इसका जो बाय प्रोडक्ट बनता है, ठीक, जो हमारा वेस्ट बनता है जिसको हम मोलेस कहते हैं, इन मोलेस को फर्मेंट करके हमारा मोस्ट ऑफ द अल्कोहल यहीं से आता है, ठीक, शुगर मिल से। जैसे आपने देखा होगा टीवी वगैरह में कई जगह पे देखा होगा, जो चीनी एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसके बाद उन शुगर केन को कहीं पे पानी में डुबो दिया जाता है, ठीक है, जिससे उसको फर्मेंट किया जा सके, क्योंकि वो शुगर केन में अभी भी थोड़ा बहुत मिठास रहता है और चीनी रह जाता है, जिसको फर्मेंट करके फर्दर अल्कोहल बनाया जाता है। अगर इनके यूजेस देखें तो वैसे ऐसे तो इनका मेडिकेशनल यूज उतना है नहीं, बट ज्यादातर ये अल्कोहलिज्म या अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन के लिए यूज किया जाता है, मींस नशे के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा इंडस्ट्री में इनको सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, या आपने कुछ ऐसे मेडिसिन देखे होंगे, होम्योपैथी मेडिसिन, जहां पे अल्कोहल के अंदर ड्रग्स को मिलाया जाता है और अल्कोहलिक प्रिपरेशन बनाया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इनके यूजेस हो गए, तो सबसे पहले इनके बारे में लिखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे अल्कोहलिक बेवरेजेस के बारे में, जो भी हम अल्कोहलिक ड्रिंक्स है वो कैसे बनते हैं और क्या क्या इनके टाइप है। तो सबसे पहले हम बेसिक लिखते हैं अल्कोहल या इथेनॉल के बारे में, फिर हम देखेंगे इनके बेवरेजेस के बारे में। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस। बेवरेजेस का मतलब होता है ड्रिंक्स। तो हमें पता है हाई लेवल में डेली इनको कंज्यूम किया जाता है, अल्कोहल को कंज्यूम किया जाता है और इसका मार्केट बहुत ही बड़ा है। तो अगर इनके टाइप्स देखें तो मेजरली इनको तीन टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है माल्टेड लिक्योर। माल्टेड लिक्योर जैसे बियर, यहाँ पे अल्कोहल कंसंट्रेशन लगभग 6 से 8% होता है और ये जो जर्मिनेटेड सीरियल है इससे ये ऑब्टेन किया जाता है, इससे ये बनते हैं। इसके बाद आता है हमारा वाइन। वाइन ज्यादातर जो मीठे फल होते हैं, ठीक है, स्वीट फ्रूट्स होते हैं, जैसे हमारा अंगूर हो गया, फिर एप्पल हो गया, इससे ये बनते हैं। तो वाइन को भी फर्दर तीन टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है लाइट वाइन, फिर है फोर्टिफाइड वाइन और एफरवेसेंट वाइन। अगर इनकी एग्जांपल देखें तो एफरवेसेंट वाइन में आ गया शैंपेन, फिर लाइट वाइन में आ गया आपका साइडर, इसके अलावा फोर्टिफाइड वाइन में आ गया शेरी। इसके बाद थर्ड टाइप है हमारा स्पिरिट। स्पिरिट में अल्कोहल कंसंट्रेशन लगभग 40 से 50% रहता है और इसके एग्जाम्पल देखिए तो जैसे विस्की, रम, जिन, ये कुछ इसके एग्जाम्पल है।
यहाँ पे बहुत मल्टीपल डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू ये बनाए जाते हैं। लगभग 40 से 50% अगर किसी में अल्कोहल कंसेंट्रेशन है तो मल्टीपल टाइम उसको प्यूरिफाई किया जा रहा है जिससे कंसेंट्रेशन बढ़ाया जा सके। इसमें वेरियस ब्रांड के वेरियस टेस्ट रहता है, वेरियस अल्कोहल कंसेंट्रेशन रहता है। जो भी हमारे ब्रांड है, जो भी हमारे अल्कोहल लाइसेंस कंपनी है, इनका एक फिक्स्ड रहता है कि अल्कोहल कंसेंट्रेशन हमें इतना ही देना है। जैसे अगर आपने किसी ने बॉटल में देखा होगा तो 42.5 इस टाइप से रहता है। ठीक है, वेरियस कंपनी का अलग स्टैंडर्ड रहता है। जो भी इनका स्मेल रहता है, जो भी इसका टेस्ट रहता है, ये डिपेंड होता है कि कितने टाइम तक इनको मैच्योर किया गया है। आपने टीवी वगैरह में देखा होगा कि ओक बैरल होते हैं, बड़े बड़े कंटेनर होते हैं लकड़ी के, जिसके अंदर इनको कई साल तक रखा जाता है जिससे एक वॉलेटाइल लिक्विड प्रोड्यूस हो और इसमें एक स्मेल आ सके। तो ये हो गया आपके टाइप ऑफ बेवरेजेस। इसके बाद आते हैं जो अल्कोहल है, जो हमारा इथेनॉल है, इसको भी फर्दर और भी टाइप में डिवाइड किया गया है जो एज बेवरेजेस कंज्यूम नहीं किए जाते। जैसे हमारा रेक्टिफाइड अल्कोहल हो गया, फिर एब्सोल्यूट अल्कोहल हो गया, प्रूफ स्पिरिट हो गया और मिथाइलेटेड अल्कोहल। अब एब्सोल्यूट अल्कोहल में 100% इथेनॉल रहता है, फिर रेक्टिफाइड में लगभग 95% इथेनॉल और 5% वाटर रहता है। इसके बाद आता है प्रूफ स्पिरिट। प्रूफ स्पिरिट पहले के टाइम पे यूज किया जाता था, अब इनका यूज कम हो चुका है। इसके बाद आता है हमारा मिथाइलेटेड। तो नाम से पता चल रहा है कि इथेनॉल में मिथाइल अल्कोहल को भी ऐड किया गया। मिथाइल अल्कोहल मींस मिथेनॉल। इथेनॉल के साथ मिथेनॉल मिक्स करने का ये रीजन रहता है कि जिससे कोई पर्सन इसको कंज्यूम ना करे। ये ज्यादातर इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज किया जाता है। तो मैं आपको एक स्लाइड दे दूंगा जिससे आप इसको नोट कर लेना। इसको तब तक आप इस यूनिट को, इस टॉपिक को नोट कर लीजिए, फिर उस स्लाइड से आप टाइप ऑफ अल्कोहल बेवरेजेस को भी नोट कर लेना। इसके बाद हम देखेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ अल्कोहल, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ अल्कोहल। हमें पता है सबसे पहले जब कोई पर्सन अल्कोहल कंज्यूम करेगा तो उसके इसोफेगस के थ्रू उसके स्टमक में आएगा। ठीक है, जब वो ड्रिंक कर रहा है तो ड्रिंक करके उसके स्टमक में आएगा और स्टमक से फिर इंटेस्टाइन तक पहुंचता है। तो आता है सबसे पहले इसका एब्जॉर्प्शन। तो जब ये हमारे स्टमक तक आएगा फिर इससे इंटेस्टाइन तक जाएगा ये हमारे। तो इस केस में क्या होगा, जैसे उसने ड्रिंक किया उसके स्टमक में पहुंचा, पर देखा गया कि स्टमक में इसका एब्जॉर्प्शन बहुत ही कम है। ठीक, पुअर एब्जॉर्प्शन है स्टमक में। अब यहाँ पे पहले तो दारू आके भर गया, यहाँ पे उसने जो भी दारू पिया वो यहाँ पे आके भर गया। अब धीरे धीरे यहाँ से नीचे आएगा। ठीक, और नीचे जैसे इंटेस्टाइन पे पहुंचेगा तो वहां से एब्जॉर्प्शन बहुत ही रैपिडली होता है। यहाँ से रैपिड एब्जॉर्प्शन है, ये रैपिडली हमारे इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगा और देखा गया कि लगभग 30 मिनट के अंदर प्लाज्मा पीक कंसेंट्रेशन ये अचीव कर लेता है। इसके साथ साथ ये हमारे इजीली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है और हमारे ब्रेन तक पहुंच सकता है। तो देखा गया कि जो भी हमारे ब्रेन में अल्कोहल का कंसेंट्रेशन होगा ये लगभग इक्वल रहता है हमारे ब्लड कंसेंट्रेशन के, क्योंकि ये इजीली हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर रहा है। तो दोनों तरफ जो हमारे ब्लड में कंसेंट्रेशन है और हमारे ब्रेन में कंसेंट्रेशन है, दोनों लगभग इक्वल रहते हैं क्योंकि हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर रहा है। हमें पता है कि अगर हमारा जो ब्रेन है, ठीक है, ये ब्रेन और ये ब्लड हमारा जो सप्लाई कर रहा है कैपिलरी, इसके बीच में होता है हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर। इन कैपिलरीज में टाइट जंक्शन होते हैं, बहुत ही टाइट जंक्शन रहते हैं, इनसे आपस में टाइटली क्लोज्ड रहते हैं और सिर्फ कुछ ड्रग से इनको क्रॉस कर पाते हैं। तो इनमें से एक ड्रग है हमारा अल्कोहल। अल्कोहल इजीली इस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है और हमारे ब्रेन तक पहुंच सकता है। ठीक है, तो क्या देखा गया कि ब्लड कंसेंट्रेशन और ब्रेन में कंसेंट्रेशन लगभग इक्वल है। इसके अलावा ये हमारे प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर सकता है। जो प्रेग्नेंट लेडी है अगर वो ड्रिंक करे तो उस बेबी पे भी इसका नेगेटिव असर देखा गया है और फीटल अल्कोहल सिंड्रोम भी होता है। अभी फीटल अल्कोहल सिंड्रोम क्या है, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी अल्कोहल ड्रिंक कर रही है तो इस केस में क्या होगा, बच्चा जो डेवलप हो रहा है उसका आईक्यू, उसका इंटेलिजेंस बहुत ही कम हो जाता है। इसको हम फीटल अल्कोहल सिंड्रोम कहते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे जिनको बहुत तेज बुखार आ जाए। ठीक है, तो होता है क्या इस कंडीशन में किसी को बुखार आ जाए तो आपने देखा होगा घर पे भी आपकी मम्मी दादी क्या करती है, अगर आपको तेज बुखार आ जाए तो आपके सर पे पानी की पट्टी लगा देती है।
तो सिमिलरली ये पट्टी क्या कर रहा है, हमारे सर को ठंडा कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे अल्कोहल लगाए तो अल्कोहल भी क्या करता है, ठंडा करता है। आपने अगर आपके हाथ में कभी आपने स्प्रिट से हाथ धोया हो या फिर आपने हैंड सैनिटाइजर लगाया तो आपको पता चलेगा कि हैंड सैनिटाइजर बहुत ही ठंडा होता है, ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को बहुत जल्दी ठंडा कर देता है। तो क्या होता है, अगर हम बच्चों पे, ठीक है, इन्फेंट्स में अगर ये स्पंज के थ्रू या कोई पट्टी के थ्रू उन पे अल्कोहल रखे तो ये अल्कोहल इजीली बच्चों के स्किन को क्रॉस कर जाता है, ठीक है। तो इन्फेंट्स में देखा गया कि अगर उनकी स्किन पे हम अल्कोहल रखें तो अल्कोहल इजीली उनके बच्चों के अंदर चले जा रहा है और ब्लड में अल्कोहल पाया गया है। इसीलिए कभी भी बच्चों पे अल्कोहल नहीं रखना चाहिए, स्पेशली इन्फेंट्स पे। अब आता है इनका मेटाबॉलिज्म। तो सबसे पहला है हमारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अगर हम यहाँ से ड्रिंक कर रहे हैं तो हमारे लीवर तक भी जाएगा बाय हेल्प ऑफ पोर्टल वेन। तो देखा गया कि पोर्टल वेन से फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ही कम होता है, लगभग ना के बराबर। तो मिनिमल हम कह सकते हैं कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है। इसके अलावा ये हमारे लीवर में लगभग 98%, ठीक है, 98% ऑक्सीडाइज हो जाता है हमारे लीवर पे। हमने फेज 1 फेज 2 मेटाबॉलिज्म देखा था, वहां पे ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, वेरियस स्टेप के थ्रू हमारा कोई भी ड्रग है वो मेटाबोलाइज होता है। तो सिमिलरली 98% हमारे लीवर में ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी एंजाइम है जैसे साइटोक्रोम 2E1, ठीक है, CYP2E1, ये भी हेल्प करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ अल्कोहल में, ठीक। तो इनके बारे में नोट करते हैं। इसके अलावा अगर हम इनका एक्सक्रीशन देखें तो ये हमारे किडनी से बाय हेल्प ऑफ यूरिन और हमारे लंग्स से, ठीक है, सांस के थ्रू भी एक्सक्रीट होता है। तो आपने देखा होगा जो लोग ड्रिंक करके आते हैं उनके सांस से बहुत ज्यादा अल्कोहल की बदबू आती है। इसका रीजन क्या है, हमारे लंग से अल्कोहल एक्सक्रीट होता है। तो इसी की तरह हमारा जो पुलिस होते हैं, ठीक है, पुलिस क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं कि इसमें फूंक मारो। तो इससे क्या होगा, हम जैसे ही फूंक मारेंगे तो इंस्ट्रूमेंट आराम से डिटेक्ट कर सकता है कि कितना अल्कोहल एक्सक्रीट हो रहा है। किसी पर्सन ने अगर ज्यादा अल्कोहल ड्रिंक किया होगा तो उतना ज्यादा एक्सक्रीट होगा, अगर कम ड्रिंक किया होगा तो कम एक्सक्रीट होगा। तो इसी तरीके से ये हमारे मेडिकल टेस्ट में या लीगल हेल्प में यूज किया जाता है, जिससे हम डिटेक्ट कर सके कि कोई पर्सन ड्रिंक एंड ड्राइव तो नहीं कर रहा, या दूसरे पर्पस में भी हम यूज कर सकते हैं। तो इनको बारे में लिखते हैं पहले। तो ये हो गया फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ अल्कोहल। हमने देखा कि वो कैसे एब्जॉर्ब होता है और उनका कैसे मेटाबॉलिज्म होता है। इसके बाद आता है इनका एक्सक्रीशन। तो ये हमारे किडनी और लंग्स के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं। आपने देखा होगा जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं वो बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूरिनेट करते हैं। इसके साथ साथ जो लोग ड्रंक करके आते हैं, ठीक है, उनके सांस में बहुत ज्यादा बदबू आती है। रीजन क्या है, जो भी उनका अल्कोहल उन्होंने कंज्यूम किया वो सांस के थ्रू एक्सक्रीट हो रहा है, ठीक है, लंग से एक्सक्रीट हो रहा है। तो इजीली पता चल जाता है कि सामने वाले पर्सन ने ड्रिंक किया है या नहीं किया है। इसके अलावा आपने देखा होगा जो पुलिस होती है वो अचानक से आपको रोक के इंस्ट्रूमेंट होता है जहां पे आपको ब्लो करने को कहती है कि सांस फेंको इसके अंदर। तो क्या होगा, वो इंस्ट्रूमेंट ये पता कर सकता है कि उस पर्सन में कितना अल्कोहल एक्सक्रीट हो रहा है, ठीक है। इसी एक्सक्रीटेड अल्कोहल के थ्रू पता किया जाता है कि उसने कितना कंज्यूम किया है और कितना नहीं किया है। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उसके ब्लड में उतना ज्यादा वो एक्सक्रीट करेगा। तो ये हो गया इसका एक्सक्रीशन, जिसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे अल्कोहल का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, वो कैसे हमारे ब्रेन को डिप्रेस कर रहा है और क्या एक्टिविटी है। तो इसको तब तक आप नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं अल्कोहल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो हमें पता है जो पर्सन अल्कोहल कंज्यूम करता है उनका सीएनएस डिप्रेस हो जाता है, ठीक है। अगर सीएनएस डिप्रेस होगा वो ज्यादा कुछ सोच नहीं सकता और बहुत ही जल्दी सो जाता है। तो हमें पता है जब सीएनएस डिप्रेस होता है तो इस कंडीशन में क्या आता है, सबसे पहले इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के एक्शन इंक्रीज हो जाते हैं, जैसे हमारा गावा। तो गावा एक्शन इंक्रीज होगा,
इसके साथ साथ गावा रिसेप्टर के साथ साथ जो भी हमारा एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का रिसेप्टर है वो सब ब्लॉक हो जाएंगे। तो इस केस में कौन सा रिसेप्टर है? एनएमडीए रिसेप्टर। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर हमारे एनएमडीए रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं, तो एनएमडीए रिसेप्टर भी ब्लॉक हो जाएगा। इसके अलावा न्यूरॉन जो है हमारा, न्यूरॉन के कंडक्शन के लिए हमें पता है यहाँ पे वोल्टेज सेंसिटिव चैनल होते हैं। अगर इन चैनल को स्टेबलाइज कर दें, ये जो सोडियम चैनल है और ये जो पोटेशियम चैनल है, अगर इनको स्टेबलाइज कर दें तो ये न्यूरोनल कंडक्शन रुक जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल भी है। अगर कैल्शियम चैनल को भी हम इनहिबिट कर दें तो इस केस में ये जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर्ड है यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएगा और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होगा। तो इससे भी अगर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है तो वो रिलीज नहीं होगा, तो हमारे सीएनएस को एक्साइट नहीं कर पाएगा और ऑपोजिट हमारा सीएनएस डिप्रेस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, वोल्टेज सेंसिटिव जितने भी चैनल है वो सब स्टेबलाइज हो जाते हैं। इसके अलावा जब हमने जीपीसीआर रिसेप्टर के बारे में पढ़ा था तब हमने देखा था कि जो हमारा जीएस पाथवे, ठीक, जीएस और जीक्यू पाथवे, यहाँ पे दो प्रोटीन होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, फॉस्फोराइलेशन में हेल्प करते हैं, प्रोटीन काइनेज ए और प्रोटीन काइनेज सी। ठीक, अब ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर के हेल्प से एक्साइट कर रहे हैं, ठीक है, ये कैल्शियम वाला और जीक्यू और जीएस क्या करते हैं, ये एक्साइट करते हैं। तो इन केस में अगर हम इन दोनों को ब्लॉक कर दें, ठीक, अल्कोहल क्या करता है, इन दोनों को ब्लॉक करता है, जिससे सीएनएस डिप्रेस और भी बढ़ जाता है। प्रोटीन काइनेज ए और प्रोटीन काइनेज सी की एक्टिविटी को भी ये ब्लॉक कर देता है। तो ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, सीएनएस को डिप्रेस करने के लिए हमें ऑलरेडी पता है हमारे जो भी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है उनको रोकना है और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के एक्शन को इंक्रीज करना है। तो सीएनएस डिप्रेस करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के एक्शन को इंक्रीज कर दिया है और जो भी हमारा एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर उनको ब्लॉक कर दिया है। तो अल्कोहल क्या कर रहा है, ये सारी एक्टिविटी किसके द्वारा परफॉर्म की जा रही है, अल्कोहल के थ्रू। ठीक है, ये अल्कोहल का कहां पे, सबसे पहले अल्कोहल क्या करेगा, गावा एक्शन को इंक्रीज करेगा, एनएमडीए रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा। एनएमडीए रिसेप्टर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का रिसेप्टर है। इसके अलावा जितने भी वोल्टेज सेंसिटिव आयन चैनल है, जैसे ये सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, कैल्शियम चैनल, इनको स्टेबलाइज कर देता है। इसके अलावा हमने जब देखा था कि जीपीसीआर रिसेप्टर के टाइम पे दो मेजर पाथवे होते हैं जो एक्साइटेशन में हेल्प करता है, ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये सब एक्साइटेशन में हेल्प करता है। ये कौन कौन से पाथवे के थ्रू फॉलो कर रहे थे, जीएस और जीक्यू। तो यहाँ पे दो प्रोटीन थे, पीके और पीके, ये इनको भी ब्लॉक कर देता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे कि अल्कोहल का हमारे सीएनएस पे क्या एक्शन है, वेरियस एक्शन जो हमारे सीबीएस पे है, सीएनएस पे है, फिर हमारी स्केलेटल मसल पे क्या क्या एक्शन है, तो वो हम देखेंगे। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं फार्माकोलॉजी ऑफ अल्कोहल। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे स्किन पे। तो स्किन पे ये कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जब हम अल्कोहल रब करते हैं हमारी स्किन पे तो पता चलता है कि बहुत ही ठंडा इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसा लगता है कि हमने बर्फ रख दिया। तो सेम ये क्या करेगा, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। इसके साथ साथ ये एंटीसेप्टिक जैसा भी वर्क करता है। हम जैसे हैंड सैनिटाइजर यूज करते हैं उसमें क्या होता है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये अल्कोहल क्या करेगा, हमें एंटीसेप्टिक प्रोवाइड करेगा और बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सेप्टिक प्रॉपर्टी, ठीक। इसके अलावा अगर हम किसी को इंजेक्शन के थ्रू सबक्यूटेनियस अल्कोहल दें, ठीक, अगर हमने इंजेक्शन में भर के किसी की स्किन पे अल्कोहल डाल दिया तो उसको बहुत ज्यादा पेन होगा, इन्फ्लेमेशन होगा और नेक्रोसिस भी होता है। नेक्रोसिस का मतलब सेल डेथ। धीरे धीरे इस दर्द जलन की वजह से उस पर्सन के स्किन के जहां पे हमने लगाया उस स्किन सड़ना स्टार्ट हो जाता है, वहां पे सेल डेड हो जाते हैं। तो अगर हम इंजेक्शन के थ्रू सबक्यूटेनियस देंगे, सबक्यूटेनियस, तो यहाँ पे क्या होगा, सेल डेथ, पेन और इन्फ्लामेशन।
इन्फ्लामेशन मतलब सूजन आ जाता है, ठीक है, फूल जाएगा वहां पे। अब आता है अगर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी की बात करें अल्कोहल का, तो अगर हम 20% से धीरे धीरे 70% तक ले जाए, कंसेंट्रेशन 20%, मान लो 100 ml टोटल हमारा अल्कोहल है, ठीक है, इसमें अगर हम 20 ml अगर अल्कोहल दे और 80 ml वाटर मिलाए, तो ये हो गया 20% कंसेंट्रेशन, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, 20% कंसेंट्रेशन। सिमिलरली अगर यहाँ पे 80% अल्कोहल हुआ और 20% वाटर हुआ, तो हम क्या कहेंगे, 80% है हमारा अल्कोहल का कंसेंट्रेशन। इतना तो आपको पता होगा। तो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी धीरे धीरे बढ़ता है, 20% से हम अगर 70% की ओर जाएंगे तो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी बढ़ती है। और 70% से 90% के बीच ये एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी लगभग कांस्टेंट रहती है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कहीं पे 71% है, कहीं पे 75 है, कहीं पे 98। इन तीनों सॉल्यूशन में लगभग एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी सेम रहती है, ठीक है। तो 70 से 90% के बीच में कांस्टेंट हो जाता है लगभग, और 90% से 100% के बीच में ये धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। धीरे धीरे इसकी प्रॉपर्टी डिक्रीज होने लगती है। इसीलिए बेस्ट कौन सा होगा, हैंड सैनिटाइजर जो 70% से 90% के बीच में होगा, ये हैंड सैनिटाइजर हमारे लिए सबसे बेस्ट होंगे। ये हो गया स्किन पे इफेक्ट। इसके बाद देखते हैं हम हमारे सीएनएस पे। तो सीएनएस पे आप ये डोज डिपेंडेंट इसकी ज्यादातर देखेगी कि कम डोज पे अलग इफेक्ट है, हाई डोज पे अलग है, मीडियम डोज पे कम है, ठीक है। तो होता क्या है, जो पर्सन पहले मान लो लो डोज पे लिया, 1 से 2 ड्रिंक लिए, 1-2 पैक लगाया, तो उस पर क्या होगा, उसको बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी, ठीक, बहुत एक्साइटेड हो जाता है, बहुत ज्यादा खुशी मिलती है उसको। इसके बाद अगर वो मीडियम डोज पे आएगा तो उसमें हेजिटेशन कम हो जाता है, वो कॉशन नहीं रखता। कॉशन का मतलब वो किसी चीज के लिए ध्यान नहीं रखता। आपने वो वीडियो वगैरह देखा होगा कि दारू पीने के बाद वो सांप को लेके ऐसे खेल रहे हैं या कुछ भी अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं, फिर बहुत ज्यादा खुद को क्रिटिसाइज करते हैं, वो यार मैं बहुत बुरा हूँ, इस टाइप से ऐसे क्रिटिसाइज करते हैं। तो ये मीडियम डोज पे ये कुछ इसके इफेक्ट है। इसके अलावा हाई डोज पे बहुत ही ज्यादा सीएनएस डिप्रेशन देखा जाता है। जो हाई डोज लेते हैं वो आपने देखा होगा कहीं पे भी रोड साइड पे सो जाते हैं, नाली में गिर गए, पता ही नहीं चल रहा। तो सीएनएस डिप्रेशन एक्शन देखा गया है। तो पहला हमारा लो डोज में क्या होगा, एक्साइटेशन, हैप्पीनेस। फिर मीडियम डोज में हेजिटेशन रुक जाता है, कॉशन लेना रुक जाता है। इसके अलावा बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल बिहेवियर शो करता है। सेल्फ क्रिटिसिज्म भी देखा गया, मीन्स खुद की बुराई करता है वो इंसान। और हाई डोज पे सीएनएस डिप्रेशन देखा गया है। यूफोरिया का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा खुश होना, ठीक है, यूफोरिया। ये हो गया हमारा सीएनएस पे इफेक्ट। इसके बाद अगर हम हमारे सीवीएस पे देखें, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे, तो यहाँ पे भी लो डोज, हाई डोज या मीडियम डोज पे डिफरेंट असर देखे गए हैं, ठीक है, डिफरेंट एक्शन हम देखते हैं। तो अगर सबसे पहले देखें लो डोज पे, तो आपने देखा होगा जो लोग डेली एक एक पैक लेते हैं, ड्रिंक करते हैं, जैसे वाइन लेते हैं, तो उनका स्किन बहुत ज्यादा ग्लो करता है, ठीक है। यहाँ पे होता क्या है, जो भी उनकी स्किन पे जो भी मसल्स हैं, जो भी हमारे वेन्स हैं, वो बहुत ही ज्यादा डायलेट हो जाते हैं। अगर डायलेट होंगे तो ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, उनकी स्किन पे ग्लो आएगा, वार्म देखा जाता है, ठीक है। ये होता है इसका लो डोज पे इफेक्ट। इसके बाद आता है इनका मीडियम डोज। मीडियम डोज पे टैकीकार्डिया देखा गया है, बहुत ही ज्यादा हार्ट बीट बढ़ जाता है। और हाई डोज पे, ठीक, कोई पर्सन अगर हाई डोज पे रोज अल्कोहल ले तो उसका बीपी डिप्रेस हो जाता है। इसका रीजन क्या है, जो अगर हमारा सीएनएस डिप्रेस होगा तो इसके साथ साथ हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी डिप्रेस हो जाता है। इसके अलावा जो पर्सन रेगुलर ड्रिंक करता है, रेगुलर अल्कोहल लेता है, तो उसमें देखा गया कि उनका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बहुत ही कमजोर हो जाता है, उनमें हार्ट अटैक वगैरह के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पहले ये देखते हैं। लो डोज में हम देखेंगे कि उसके चेहरे पे बहुत ही अच्छा ग्लो आ रहा है, ठीक है, वैसोडाइलेशन देखा जाता है। इसके साथ साथ हमारे जो गैस्ट्रिक लाइनिंग है, हमारे पेट में भी वैसोडाइलेशन होता है। तो यहाँ पे एक अच्छा सा निखार आएगा, ग्लो आएगा। इसके साथ साथ वहां पे वार्मथ देखा जाता है। वार्मथ का मतलब हुआ चेहरे पे एक अच्छा सा मीन्स निखार आना, ठीक, वार्मथ कहेंगे। ग्लो तो आपको पता ही है, चेहरा जो निखर के आता है, वार्मथ, ग्लो,
ये एक ही चीज है लगभग लगभग, ये हमारे गैस्ट्रिक लाइनिंग पे और हमारे फेस पे देखा जाता है। वैसोडाइलेशन। इसके अलावा आता है मीडियम डोज। मीडियम डोज में टैकीकार्डिया, ठीक है, हार्ट मसल बहुत ही फास्ट कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं, फास्ट कॉन्स्ट्रिक्शन। इसके बाद आता है हाई डोज। हाई डोज में हमारा बीपी डाउन हो जाता है। और इसके साथ साथ हमने देखा कि जो पर्सन रेगुलर ड्रिंक करता है, ठीक है, इस सारी चीजों को आप डेली लाइफ से रिलेट कीजिए। आपने आसपास जो भी लोग ड्रिंक करते हैं तो वहां से आप खुद भी रिलेट कर सकते हैं कि होता क्या है। हमें ऑलरेडी पता है स्किन में ये सारे इफेक्ट देखे जाते हैं। कूलिंग का हमें पता है, अगर स्किन पे अल्कोहल लगे तो कूलिंग इफेक्ट आता है। एंटीसेप्टिक का पता है, ठीक है। अगर किसी को सबक्यूटेनियस हम इंजेक्शन दे, ठीक, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, तो इस केस में उसकी सेल डेथ होती है, पेन होती है, इन्फ्लेमेशन होता है। सीएनएस भी आपको पता है, ठीक है, आपने देखा होगा आसपास के लोगों में कि क्या होगा, अगर लो डोज ले रहा है तो एक्साइट होता है, बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, वो चीज यूफोरिया देखा गया। इसके अलावा मीडियम डोज में वो एकदम कॉशन वगैरह नहीं लेता, कोई भी प्रिकॉशंस नहीं लेता, कुछ भी हो रहा है वो एकदम राजा बाबू की तरह चलता है वहां पे, ठीक। सेल्फ क्रिटिसिज्म करता है, खुद की बुराई करता है, उसमें बहुत सारे अजीब अजीब चीजें देखी गई है। हाई डोज पे सीएनएस डिप्रेस हो रहा है। तो यह आप अपने आसपास सराउंडिंग से भी एक रिलेट कर सकते हैं कि क्या होता है। फिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ये चीज भी आप देख सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो रेगुलर वाइन लेते हैं, और वाइन लेने से क्या होगा, उनके चेहरे में ग्लो आ रहा है, ठीक। ये सब कुछ इसके बेनिफिट भी है अल्कोहल के। फिर जो मीडियम डोज पे ले रहे हैं उनमें टैकीकार्डिया, बीपी बढ़ जा रहा है, और बहुत ही हाई डोज पे उनका सीएनएस डिप्रेशन होने के साथ साथ उनका बीपी भी कम हो जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा जो लोग डेली ड्रिंक करते हैं उनमें वेरियस प्रॉब्लम रहती है। सबसे पहले तो उनमें हाइपरटेंशन रहता है, मींस हमेशा बीपी बढ़ा रहेगा। इसके अलावा उनमें हार्ट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है, जिसको हम कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, मींस हार्ट से रिलेटेड डिजीज। तो हाई डोज पे बीपी बढ़ा रहेगा, सॉरी बीपी कम रहेगा, और जो रेगुलर ले रहे हैं उनमें क्या होगा, रेगुलर पेशेंट में हाइपरटेंशन और कार्डियोमायोपैथी। इसके अलावा अगर हम स्केलेटल मसल की बात करें तो अगर सीएनएस डिप्रेस होगा तो हमारा स्केलेटल मसल भी डिप्रेस हो जाएगा। आपने देखा होगा जो ड्रिंक करते हैं उनका अच्छे से वो मूव नहीं कर पाते, कहीं पे भी गिर जाते हैं, क्योंकि उनके स्केलेटल मसल अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहे। हैवी ड्रिंकर्स अच्छे से चल नहीं पाते, बोल नहीं पाते, तो रीजन क्या, उनका स्केलेटल मसल प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है। तो स्केलेटल मसल में क्या होगा, ये वीक हो जाएंगे, मसल एक्शन कम हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारे ब्लड पे, ठीक। ब्लड पे क्या एक्शन आएगा, जो डेली ड्रिंक करते हैं, मींस एक सफिशिएंट क्वांटिटी पे 1 या 2 पैक जो ले रहे हैं, उनमें देखा गया कि उनका एचडीएल अच्छे से बढ़ रहा है और एलडीएल वगैरह कम हो रहे हैं। तो सबसे पहले ये चीज पता होना चाहिए कि एचडीएल को हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ठीक है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये प्रोटीन होता है, ठीक है, ये कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं है, ये एक टाइप का प्रोटीन है। जब हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में डिस्कस करेंगे एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल क्या होता है, तो अभी इतना ध्यान रखिए कि एचडीएल एक अच्छा प्रोटीन होता है जो हमारे बॉडी के लिए अच्छा है, हमारे लिपिड के लिए अच्छा है। तो ड्रिंक जो करते हैं उनमें देखा गया लगभग 1 या 2 पैक, उससे ज्यादा लेने पे दिक्कत हो जाती है। तो जो एक ड्रिंक ले रहे हैं तो उनमें देखा गया कि एचडीएल बढ़ रहा है और एलडीएल कम हो रहा है, ठीक है। एलडीएल हमारे लिए बुरा है और एचडीएल अच्छा है, इसीलिए जो लोग ड्रिंक करते हैं उनका हार्ट अच्छा रहता है, ठीक है, हेल्दी रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि डेली ड्रिंक करो, या जो ड्रिंक नहीं करते वो ड्रिंक करना स्टार्ट करो, ठीक है। देखा गया है, मींस ये जब टेस्ट किया गया तो पता चला कि उनमें एचडीएल बढ़ रहा है और एलडीएल कम हो रहा है। तो एलडीएल हमारे लिए अच्छा नहीं है, एचडीएल हमारे लिए अच्छा है। तो ब्लड में क्या होगा, एचडीएल बढ़ेगा और एलडीएल कम होगा। इसके साथ साथ जो लोग डेली ड्रिंक कर रहे हैं 1 या 2, उनमें देखा गया कि हार्ट डिजीज होने के चांसेस 15 से 20% या उससे ज्यादा कम हो जाते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा ब्लड के बारे में लिखते हैं। तो हमने देखा कि एचडीएल बढ़ रहा है जो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल है, इसके अलावा एलडीएल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो रहा है। इसके साथ साथ जो लगभग जिनमें हार्ट की डिजीज है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने के चांसेस है,
वो भी 15 से 35% कम हो जाता है। इसके अलावा देखा गया है कि जिनमें हाई रिस्क है, ठीक है, जिनमें हाई रिस्क है तो उनमें हाई रिडक्शन भी देखा गया। मान लो जैसे मुझे दर्द है, हल्का फुल्का दर्द है, तो दवाई लेके मुझे उतना ज्यादा पता नहीं चलेगा कि हाँ दर्द कम हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि पहले से ही कम था। बट जिन लोगों में ज्यादा दर्द होगा, ठीक है, कहीं पे चोट लगी, ज्यादा दर्द, तो दवाई लेके वो महसूस कर सकता है कि मेरा दर्द कम हुआ या नहीं हुआ। तो सिमिलरली जिनमें हाई रिस्क है डिजीज का, कोरोनरी आर्टरी डिजीज का, उनमें देखा गया कि इनमें बहुत ही रैपिडली ये डिजीज के चांसेस कम हो रहे हैं, ठीक है, 15 से 35% तक कम हो जा रहे हैं। इसके अलावा देखा गया कि इन पेशेंट में जो लोग ये डेली अल्कोहल ले रहे हैं, तो इसके साइड इफेक्ट के तौर पे एनीमिया होता है, एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखा गया है। अब इस एनीमिया का मतलब क्या होगा, उनके ब्लड में जो आरबीसी है उसके साइज चेंजेस हो रहे हैं, जिनमें उन्हें सांस लेने में भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ये आरबीसी ऑक्सीजन कैरी करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इसके अलावा आता है हमारा जीआईटी। तो देखा गया कि अगर हल्के लो क्वांटिटी में हम ले तो जीआईटी में सिक्रीशन बढ़ जाता है, जो भी हमारे गैस्ट्रिक जूसेस हैं उनका सिक्रीशन बढ़ जाता है। अगर हाई डोज में ले तो ये सिक्रीशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से वॉमिटिंग वगैरह भी देखा गया है। तो जो लोग ज्यादा ड्रिंक करते हैं तो क्या होता है, उनमें वॉमिटिंग आती है, ठीक है, नोजिया फील आता है, बहुत ज्यादा लगता है कि उल्टी कर देगा। तो ऐसी कुछ चीजें, सिम्टम देखे जाते हैं जो डेली ड्रिंक करते हैं। तो इसका रीजन क्या हुआ हमारे जीआईटी में, लो डोज पे तो हमारा गैस्ट्रिक सिक्रीशन प्रॉपर वर्क कर रहा है, बट हाई डोज में ये सिक्रीशन बहुत ही कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो भी है वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा और वॉमिटिंग के थ्रू बाहर आ जाता है। इसके अलावा हमारे रेस्पिरेशन में, जो भी हम सांस ले रहे हैं, तो जो लोग ड्रिंक कर रहे हैं उनमें रेस्पिरेशन बहुत तेज बढ़ जाता है, तो वो तेज तेज सांस लेना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, हमारा जीआईटी में सिक्रीशन बढ़ जाता है अगर लो डोज ले रहा है, हाई डोज पे सिक्रीशन कम हो जा रहा है। इसके अलावा रेस्पिरेशन इंक्रीज होता है। इसके बाद अगर हम बॉडी टेम्परेचर की बात करें, ठीक, तो आपने देखा होगा ठंड के वक्त लोग रम वगैरह लेते हैं। तो इसका रीजन क्या है, देखा गया कि रम लेने से बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक, उनमें बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ता है, उनमें एक फील आता है कि हाँ मैं अब धीरे धीरे मेरा बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसके साथ साथ बॉडी टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ बॉडी से हीट लॉस भी बढ़ जाता है। इसीलिए कभी ड्रिंक करके बाहर नहीं जाना चाहिए, इससे हमारा हीट लॉस और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें फील हो रहा है कि बॉडी गर्म हो रहा है। अब अगर बॉडी गर्म हो रहा है तो जल्दी जल्दी हीट भी तो लॉस होगा, बाहर टेम्परेचर कम है और हमारे बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, तो इस कंडीशन में ज्यादा हीट लॉस होगा। इसीलिए कभी ड्रिंक करके बाहर नहीं जाना चाहिए, स्पेशली ठंड में। पहले बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो वार्म फील होगा, रेस्पिरेशन बढ़ेगा, जीआईटी में लो डोज पे सिक्रीशन इंक्रीज होता है और हाई डोज पे सिक्रीशन घट जाता है। इसके अलावा अल्कोहल यूटेराइन कॉन्स्ट्रिक्शन को भी कम कर देगा, ठीक है। जो भी लेडीज होते हैं उनमें यूट्रस में जो भी कॉन्स्ट्रिक्शन होगा वो कम हो जाता है, यूटेराइन कॉन्स्ट्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा इस केस में। इसके अलावा हम अगर लिवर की बात करें तो लिवर में सबसे ज्यादा डैमेज होता है, लिवर में फैट सिंथेसिस बढ़ेगा, जिससे लिवर, फैटी लिवर की कंडीशन आती है। तो आपको सबसे ज्यादा पता है कि लिवर ही डैमेज होता है अल्कोहल की वजह से, तो फैटी लिवर देखा गया है। फैटी लिवर का रीजन ये होता है कि अल्कोहल फैट के सिंथेसिस को बढ़ा देता है, ठीक है, लिवर में फैट का सिंथेसिस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा जो भी हमारे आसपास फैट है वो सब ट्रांसपोर्ट होकर लिवर पे आ जाता है। इसके साथ लिवर में जो भी हेपेटिक सेल है ये भी डैमेज होते हैं, यहाँ पे नेक्रोसिस देखा गया है। तो ये कुछ हमारे लिवर पे इसके साइड इफेक्ट है। इसके अलावा अगर हमारे सेक्सुअल लाइफ की बात करें तो क्या होता है, ये हमारे सेक्स के डिजायर को बढ़ा देता है, ये एप्रोडेसिक है। एप्रोडेसिक का मीन्स ऐसे ड्रग जो सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाते हैं। बट इसके साथ साथ ये एक साइड से तो डिजायर बढ़ा रहे हैं, बट दूसरे साइड से ये एक्टिविटी कम कर रहे हैं। मीन्स कोई पर्सन अगर सेक्सुअल एक्टिविटी करना चाहे तो वो प्रॉपरली कर नहीं पाएगा, उसके जो भी फंक्शन है उसको कम कर देता है और इधर इसके डिजायर को बढ़ा रहा है। इसके साथ साथ ये इनफर्टिलिटी भी कॉज करता है। मेल में गाइनोकोमेस्टिया देखा गया, फिर टेस्टिकुलर एट्रोपी देखा गया। टेस्टिकुलर एट्रोपी में क्या होता है, मान लो अगर ये नॉर्मल टेस्टिस का साइज है तो टेस्टिकुलर एट्रोपी में ये साइज रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, बहुत ही छोटा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है टेस्टिस। गाइनोकोमेस्टिया फिर इनफर्टिलिटी ये मेल फीमेल दोनों में हो सकता है। इसके अलावा हमारे किडनी में अगर इसका इफेक्ट देखें
तो सबसे पहले तो यूरिन फॉर्मेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके मेन दो रीजन है। जो भी पर्सन ड्रिंक कर रहा है वो या तो उस पानी के साथ या कोई उसके साथ सोडा वगैरह मिला के ड्रिंक करता है। तो अगर पानी का कंजप्शन ज्यादा होगा तो यूरिनेशन भी बढ़ जाएगा। तो ये पहला फैक्टर तो ये हुआ यूरिनेशन का। दूसरा है अल्कोहल एडीएच को रोकता है। एडीएच मीन्स एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एडीएच एंटी अब एंटी डायूरेटिक हार्मोन रुक जाएगा तो एंटी, ठीक है, ये डायूरेसिस को रोक रहा है। अगर इसी को रोक दे तो डायूरेसिस बढ़ जाएगा। डायूरेसिस का मतलब फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। तो हमारे बॉडी में जो एडीएच है इसको हम वैसोप्रेसिन कहते हैं। ये हमारा नेचुरल एडीएच है, इसका नाम है वैसोप्रेसिन। ठीक है, तो इसको आप याद रखना। वैसोप्रेसिन कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हमारे ह्यूमन में एडीएच हार्मोन कौन सा है, वो है वैसोप्रेसिन। तो यहाँ पे किडनी पे ऐसा कोई इफेक्ट देखा नहीं गया, बस वैसोप्रेसिन के थ्रू डायलिसिस होता है और ज्यादा हम वाटर कंज्यूम करते हैं, इसकी वजह से भी यूरिनेशन ज्यादा बढ़ जाता है और किडनी को ऐसा कोई डैमेज नहीं पहुंचाता। अल्कोहल जो मेजर डैमेज होता है वो हमारे लिवर पे ही होता है। इसके बाद अगर हम देखें हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में, तो हमें पता है अगर कोई पर्सन अल्कोहल ले रहा है तो उसका एड्रेनलिन रिलीज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एडीआर, एड्रेनलिन रिलीज बढ़ जाएगा। ऐसे भी पता कर सकते हैं ना, जो पर्सन ड्रिंक कर रहा है वो बहुत ही ज्यादा एकदम रश में रहता है कि बहुत पावरफुल है, बहुत ज्यादा ताकतवर है, ठीक, तो ऐसा फील करता है वो खुद को, क्योंकि वहां पे एड्रेनलिन रिलीज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो एड्रेनलिन की वजह से यहाँ पे देखा गया कि हाइपोग्लाइसीमिया होता है, मींस ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। एड्रेनलिन क्या करेगा, ये हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करेगा। अब हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करता है, इसके साथ साथ अल्कोहल हमारे ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी इनहिबिट करेगा। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू हमारा ग्लूकागॉन प्रोड्यूस होता है। ये ग्लूकागॉन हमारे जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज से ग्लूकागॉन रिलीज होता है। पैनक्रियाज से इंसुलिन भी रिलीज होता है, पैनक्रियाज से ग्लूकागॉन भी रिलीज होता है। इंसुलिन शुगर को कम करने में हेल्प करता है। जिनमें हाइपरग्लाइसीमिया है, ब्लड शुगर लेवल अगर बढ़ जाए तो इंसुलिन उसको कम करेगा, और अगर बहुत ज्यादा कम हो जाए तो इस केस में पैनक्रियाज से ग्लूकागॉन रिलीज होता है। ये ग्लूकागॉन ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो अगर अल्कोहल क्या करेगा, अल्कोहल अगर ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करे, और ग्लूकोनियोजेनेसिस की वजह से हमारा ग्लूकागॉन प्रोडक्शन कम हो गया, और ग्लूकागॉन प्रोडक्शन नहीं होगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ नहीं पाएगा। एक तो एड्रेनलिन की वजह से हमारा ग्लूकोज लेवल पहले से ही डाउन हो रहा है, और इधर ये ग्लूकागॉन प्रोडक्शन ना होने की वजह से ग्लूकोज लेवल बढ़ नहीं पा रहा। तो डबल मार हो गया, एक तो ग्लूकोज लेवल भी कम हो रहा है और कोई इसको उठाने वाला भी नहीं है। इस केस में हमें अगर कोई बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करता है, उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत डाउन हो जाता है। इसीलिए कभी कभी आपने देखा होगा अगर किसी को एडमिट किया जा रहा है तो बहुत ही फास्ट उसको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, जिससे एटलीस्ट उसका ग्लूकोज लेवल बढ़ सके। इसी के साथ साथ जो डेली ड्रिंक करते हैं, लॉन्ग टाइम से क्रोनिक ड्रिंकर्स हैं, उनमें ग्लूकागॉन लेवल बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है और हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन बहुत ही रेगुलर है इनमें, और हम ग्लूकोज के थ्रू ही इसके लेवल को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ग्लूकागॉन का प्रोडक्शन तो बिल्कुल रुक चुका है। तो एक सिंपल अगर लैंग्वेज में देखें कि हो क्या रहा है, यहां पे हो क्या रहा है, एड्रेनलिन की वजह से ग्लूकोज कम हो गया, ठीक है, ग्लूकोज कम हो गया। इधर अल्कोहल ने क्या किया, अल्कोहल ने एड्रेनलिन की रिलीज को बढ़ाया और ग्लूकोनियोजेनेसिस को कम कर दिया। अब इसकी वजह से ग्लूकागॉन का प्रोडक्शन भी कम हो गया। अगर ग्लूकागॉन का प्रोडक्शन नहीं रहेगा तो ये ग्लूकोज लेवल को भी कम कर देता है, और इस टाइप के पेशेंट में हम ग्लूकोज चढ़ाना पड़ता है, ठीक है, आईवी के थ्रू उनको ग्लूकोज दिया जाता है, डेक्सट्रोज के इंजेक्शन लगाए जाते हैं जिससे उनका ग्लूकोज लेवल बढ़ सके, वरना उनकी मौत भी हो सकती है। तो ये हो गया हमारा बॉडी में अल्कोहल के फंक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये तो नोट करने लायक है नहीं।
तो मैं एक स्लाइड डाल दूंगा जिससे आप अच्छे से नोट कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से नोट कर सकते हैं तो नोट कर लीजिए, वरना मैं एक स्लाइड डाल दूंगा वीडियो के एंड पे, जहाँ पे आपको प्रॉपरली पता चलेगा कि क्या क्या एक्शन है डिफरेंट ऑर्गन्स पे हमारे अल्कोहल का। अब हम देखते हैं अल्कोहल का फूड वैल्यू। फूड वैल्यू का मतलब हुआ कि कितना अल्कोहल लेने से हमें कितनी एनर्जी मिलेगी। तो हर एक ग्राम अल्कोहल कंज्यूम करने पे 7 कैलोरीज मिलती है, ठीक है, 7 कैलोरीज पर ग्राम। इसके साथ साथ देखा गया कि जब कोई पर्सन अल्कोहल लेता है तो उनमें बहुत ज्यादा मोटापा होता है, ठीक है, वो मोटे हो जाते हैं दिन ब दिन अल्कोहल लेने से। तो इसका रीजन क्या होता है, जो हमारा अल्कोहल है, ठीक है, इसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है, एनर्जी मिल रही है, बट ये हम कहीं पे स्टोर नहीं करके रख सकते हैं। ये जैसे प्रोड्यूस हो रहा है तो वही एनर्जी हमें यूज करना पड़ता है, ये हम स्टोर नहीं कर पाते हैं। तो ये एनर्जी तो स्टोर नहीं हुआ, स्टोरेज इनका नहीं होगा। तो होता क्या है, अब मान लो इसको थोड़ा समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास दो खाना है, ठीक है, दो प्लेट है जिसमें खाने रखा हुआ है। अब किसी ने कहा कि मुझे ये वाला खाना खाना ही पड़ेगा, इसको मैं फेंक नहीं सकता, इसको मैं अभी के अभी खाना पड़ेगा, जबकि मैं दूसरा जो मेरे प्लेट में मैं बाद में भी खा सकता हूँ। तो इसको ऐसे समझो कि ये वाला जो खाना है ये मेरा अल्कोहल का एनर्जी है, ठीक है, अल्कोहल के एनर्जी है, जबकि दूसरे हाथ में जो है वो मेरे बॉडी में फैट, कार्बोहाइड्रेट जो नॉर्मल हम कंज्यूम कर रहे हैं वो है। तो इस केस में क्या होगा, अगर मैं अल्कोहल को कंज्यूम करूंगा, इस एनर्जी सोर्स को कंज्यूम करूंगा, तो दूसरे हाथ में जो भी खाना है वो मेरे बॉडी में स्टोर हो जाएगा। ये फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जो भी मैंने दूसरे हाथ में रखा है, जो भी एनर्जी है ये स्टोर हो जाएगा। ये एनर्जी मेरी बॉडी में एज फैट स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से मोटापा देखा गया है। तो इसके स्टोरेज नहीं है तो क्या होगा, ये कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन इनको छोड़ देता है, ठीक है, इनको स्पेयर कर देता है और इसके एनर्जी को यूज करता है, ठीक है, अल्कोहल के एनर्जी को यूज कर देता है। अगर ये स्पेयर हो जाएगा, ये छोड़ दे, ठीक है, इनको हम छोड़ दे, स्पेयर कर दे या छोड़ दे इनको, तो क्या होगा, ये हमारी बॉडी में स्टोर हो जाएगा, जिसकी वजह से ओबेसिटी देखा गया है, ठीक है। ये कुछ साइड इफेक्ट है अल्कोहल का, एक तो फूड वैल्यू, और इस फूड वैल्यू की वजह से इसमें मोटापा आ रहा है। रीजन क्या है, ये हम इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं। अगर स्टोर नहीं कर रहे तो उसी वक्त यूज करना पड़ेगा। जैसे हमने एक एग्जांपल से देखा, इस खाने को अगर खाने जाए तो ये वाला खाने को हमें स्टोर करके रखना पड़ेगा, तो वो खाना हमारे स्टोर होके ओबेसिटी के फॉर्म में सामने आता है। इसके अलावा अगर इनके कॉन्ट्राडिक्शन देखें कि कहां पे यूज नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहले कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी को हमें अल्कोहल नहीं देना चाहिए। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, प्रेग्नेंट लेडी में अल्कोहल देंगे तो क्या होगा, उसके बेबी पे इसका बहुत बुरा असर आता है। वहां पे फीटल अल्कोहल सिंड्रोम देखा जाता है, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। फीटल अल्कोहल सिंड्रोम में बच्चे का जो भी डेवलपिंग बेबी है उसका आईक्यू लेवल, उसका इंटेलिजेंस बहुत कम हो जाता है, जिसे हम मंद बुद्धि भी कह सकते हैं। तो इसीलिए उस बच्चे में बहुत ज्यादा डिफेक्ट आते हैं, उनके सीएनएस डिप्रेस हो जाते हैं। तो ये कुछ इसके साइड इफेक्ट हैं। इसके साथ साथ एपिलेप्सी, जिन पर्सन में दौरे आते हैं, मिर्गी के दौरे आते हैं, उनमें भी अल्कोहल नहीं देना चाहिए होता है। एपिलेप्सी में क्या हुआ, जो अल्कोहल दिया उसने तो पहले उसके सीएनएस को डिप्रेस कर देता है। अल्कोहल की वजह से तो उस टाइम एपिलेप्सी नहीं आएगा क्योंकि सीएनएस डिप्रेस हो चुका है। बट जैसे जैसे अल्कोहल का असर खत्म होगा तो एक सडन जर्क के साथ उसमें सीजर देखा गया है। पहले तो अल्कोहल ने उसमें सीएनएस को डिप्रेस किया, बट जैसे ही अल्कोहल का असर धीरे धीरे कम होगा तो देखा गया कि झटके के साथ उसमें सीजर आता है, बहुत ही जल्दी रिलैप्स देखा गया है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन में अल्सर है, ठीक है, अगर उसके स्टमक लाइनिंग में, जीआईटी में या इसोफेगस में अल्सर है, तो ये अल्सर में पेन प्रोड्यूस करता है, इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है। अल्सर का मतलब क्या होता है, हमारा जो स्टमक है, ठीक है, यहाँ पे घाव हो जाता है। हमें ऑलरेडी पता है अल्सर में क्या होता है, यहाँ पे हमारा म्यूकस लेयर डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो हमारा लाइनिंग है यहाँ पे घाव बन जाता है। अगर इन घाव पे अल्कोहल टच करेगा तो हमें पता है क्या होता है, जैसे हमने सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के थ्रू प्रोवाइड किया अगर अल्कोहल, तो इन्फ्लेमेशन होगा, नेक्रोसिस होगा। तो सिमिलरली इन घाव पे, ठीक है, यहाँ पे जो लाइनिंग है, यहाँ पे जो डैमेज हो गया स्किन,
यहाँ पे अल्कोहल आने से यहाँ पे जलन हो सकता है, दर्द हो सकता है और इन घाव को और ज्यादा बड़ा कर सकता है। इसीलिए ये तो सीजर में नहीं देना चाहिए, इसके अलावा अल्सर में भी नहीं देना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया इसका फूड वैल्यू और कॉन्ट्रडिक्शन। तो इसको हम नोट करते हैं। तो ये हो गया इनका फूड वैल्यू और कॉन्ट्राडिक्शन। इसके बाद हम देखेंगे गाइडलाइंस फॉर सेफ ड्रिंकिंग और अल्कोहल की क्या क्या टॉक्सिसिटी होती है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं गाइडलाइंस फॉर सेफ ड्रिंकिंग। हमें पता है बहुत सारे कल्चर में बहुत कॉमन है और ज्यादातर यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन, रशिया में ये सब देखा जाता है कि छोटे बच्चे भी ड्रिंक करते हैं, उनके फैमिली कल्चर में ये है। इसके अलावा वहां पे बहुत ज्यादा ठंड होती है, इसलिए भी ठंड को कॉम्बैट करने के लिए भी वहां पे लोग ड्रिंक करते हैं। तो अगर गाइडलाइंस की बात करें तो सिंपली कम ड्रिंक करना चाहिए, ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कोई ऐसा ड्रग ले रहे हैं जिससे अल्कोहल का इंटरेक्शन हो सकता है तो उस टाइम हमें अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा फीमेल में, ठीक है, उनमें क्या होता है, फीमेल में अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म बहुत ही स्लो होता है, इसीलिए कहा जाता है कि फीमेल को कम ड्रिंक करना चाहिए। उनमें एक तो मेटाबॉलिज्म स्लो है, अगर मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो अल्कोहल का एक्सक्रीशन कम होता है, इसीलिए उनको कम ड्रिंक करना चाहिए। तो ये कुछ जनरल हमारे गाइडलाइंस है सेफ ड्रिंकिंग के लिए। एक या उससे ज्यादा ड्रिंक नहीं लेना चाहिए, 3 से ज्यादा तो बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। अब अगर टॉक्सिसिटी की बात करें तो यहाँ पे टॉक्सिसिटी को मेजरली 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक जो नॉर्मल पर्सन है जो 1 या 2 ड्रिंक कर रहा है, मिनिमल ड्रिंकर्स है उनके लिए। एक फिर अक्यूट ड्रिंकर्स जो एक साथ सडनली 3-4 उससे ज्यादा पैग ले ले तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा जो क्रोनिक ड्रिंकर्स है जो लॉन्ग टाइम से ड्रिंक करते हैं तो उनमें क्या प्रॉब्लम आती है। तो जो एक मिनिमल ड्रिंकर है जो 1 या 2 पैग ले रहे हैं तो उसमें कभी कभी देखा गया है कि सुबह उठ के डिजीनेस, हेडेक, इसके अलावा हैंगओवर देखा गया है। तो हैंगओवर होता क्या है, इससे पहले थोड़ा हैंगओवर के बारे में जानते हैं। हमें पता है कोई पर्सन जब ड्रिंक करता है तो क्या होगा, उसका एडीएच ब्लॉक हो जाएगा जिससे वो फ्रीक्वेंटली यूरिनेट करेगा, बार बार पेशाब करने से उसका ब्लड वॉल्यूम कम होगा। ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो उसका बीपी कम हो जाता है, ठीक है। ब्लड कम होगा तो बीपी भी कम हो गया। अब बीपी कम होगा तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, ब्लड कम हो गया तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो गई, ठीक है। इसके साथ ऑक्सीजन कम हो जाता है। अब ये ब्लड प्रेशर मींस ब्रेन में हमारे ब्लड सप्लाई कम हो गया, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गया, इसके वजह से हमारे ब्रेन में डिजीनेस वगैरह रहता है, ठीक है। हेडेक, डिजीनेस, चक्कर आता है, अच्छे से देख नहीं पाते, तो ये हमारे ब्रेन तक सप्लाई कम हो जाएगा इसका, जिसकी वजह से हैंगओवर होता है। तो इसको ओवरकम करने के लिए आपने देखा होगा कि जिन जो दारू पीते उनको कहते हैं कि जो नींबू नमक चाटो, ठीक है। नींबू नमक से क्या होगा, यहाँ पे होता है हमारा सॉल्ट, मेन जो होता है वो सॉल्ट होता है जिसमें सोडियम होगा, ठीक। ये सोडियम की प्रॉपर्टी होती है, ये वाटर को एब्सॉर्ब करके रखता है, अपने अंदर बांध के रखता है। इसीलिए आपने देखा होगा जो बीपी के पेशेंट होते हैं उनको कहा जाता है कि आप कम नमक लीजिए। सोडियम क्या करता है, इसकी एबिलिटी है वो वाटर रिटेन करके रख सकता है, तो यहाँ पे वाटर रिटेंशन होगा। अब वाटर रिटेंशन होगा तो हमारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो बीपी भी नॉर्मल रहेगा। इस कंडीशन में ऑक्सीजन भी प्रॉपर सप्लाई होगा तो हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन, ब्लड प्रेशर का प्रॉपर मेंटेन रहेगा और हैंगओवर नहीं होगा। इसीलिए अगर कोई पर्सन ड्रिंक करता है तो अगर थोड़ा बहुत कुछ खा ले सॉल्टी चीज तो उसमें अगले दिन हेडेक नहीं होता। अब अगर टॉक्सिसिटी की बात करें, ये हमारा एक मिनिमल हो गया। मिनिमल पर्सन में क्या हो रहा है, मिनिमल ड्रिंकर्स, इसके बाद जो एक्यूट पर्सन में टॉक्सिसिटी क्या होता है, सेम यही सभी रहता है। वहां पे भी हेडेक देखा गया है, फिर वर्टिगो देखा, वर्टिगो मींस चक्कर आना, ठीक है। वर्टिगो, हेडेक, फिर दूसरे और भी सिम्टम्स है, उल्टी आना, फिर पेट में जलन होना, सीने में जलन होना, ये कुछ इसके सिम्टम देखे गए हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, पहले तो उसको गैस्ट्रिक लेवेज करवा सकते हैं कि उसको उल्टी करवा के हम इथेनॉल निकाल दें, या तो उसको प्रॉपर एयरवेज मेंटेन करके रखो,
जिससे वो अच्छे से सांस ले सके, धीरे धीरे उसका मेटाबोलाइज हो जाए और प्रॉपरली उसको फूड दो, एनर्जी सोर्स दो, ठीक है, ये एनर्जी का काम करेगा। क्योंकि क्या होता है, जो लोग ड्रिंक करते हैं वो बहुत ही कम खाते हैं, ठीक है, आपने देखा ड्रिंक करके आए घर पे सो गए, खाते रहते हैं नहीं, तो मलन्यूट्रिशन भी हो जाता है इन केसेस में। तो इसीलिए इन लोगों को थोड़ा प्रॉपर सप्लाई, एयर सप्लाई देना चाहिए, अच्छे से वो सांस ले सके। ये कुछ इसके ट्रीटमेंट है। इसके अलावा गैस्ट्रिक लीवरेज, गैस्ट्रिक लीवरेज मींस पेट साफ करवा देना, या तो हम उसको उल्टी करवा सकते हैं या एक्टिवेटेड चारकोल वगैरह देके जिससे वो अल्कोहल एब्जॉर्ब हो सके। तो ये एक्यूट टॉक्सिसिटी हो गया। इसके बाद आता है हमारा क्रोनिक टॉक्सिसिटी। क्रोनिक टॉक्सिसिटी के केस में बहुत सारी चीजें देखी गई है, जैसे वर्निकोव सिंड्रोम या कॉर्चिकोव सिंड्रोम। यहाँ पे होता क्या है, जो हमारा ब्रेन बॉडी में थायामीन की कमी हो जाती है। थायामीन मीन्स विटामिन B1। ये विटामिन B1 की वजह से हमें बहुत सारे सिंड्रोम देखे जाते हैं। हमारा जो ब्रेन है उसका साइज श्रिंक हो जाता है, कॉर्चिकोव सिंड्रोम। ये कुछ सिंड्रोम है जिसको लिखते हैं, ठीक है। तो कॉर्सिकोव सिंड्रोम या वर्निकोव सिंड्रोम, ये दो टाइप के सिंड्रोम है जो थायामीन या विटामिन B1 की कमी से होता है। यहाँ पे देखा गया कि जो हमारा ब्रेन का नॉर्मल साइज है, ठीक है, ये मान लो अगर नॉर्मल साइज है, तो यहाँ पे धीरे धीरे श्रिंकेज देखा गया है। ये दो हेमिस्फीयर है, इनके बीच में धीरे धीरे गैप प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा हमारे ब्रेन के जो भी न्यूरॉन है वो भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा मल न्यूट्रिशन, ठीक है, लॉन्ग टाइम से कोई पर्सन अगर प्रॉपरली खाएगा नहीं तो क्या होगा, मल न्यूट्रिशन होगा। फिर लिवर डिजीज, इसके अलावा बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन। तो ये कुछ चीजें, ये सारी चीजें आप अपने खुद से भी देख सकते हैं, आसपास के एनवायरनमेंट को देख के भी आप पता कर सकते हैं कि एक पर्सन में क्या दिक्कत होती है। जो पर्सन डेली ड्रिंक करता है उसके मसल वसल बहुत ही कमजोर हो जाता है, बहुत ही पतला हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इसके साइड इफेक्ट है, आप देख सकते हैं। और जो ये चैप्टर है, ठीक है, ये चैप्टर पूरा आपके आसपास से रिलेटेड है। आप जनरल में भी एक सोच के भी पूरी फार्माकोलॉजी इसकी बना सकते हैं कि आसपास कोई पर्सन जो ड्रिंक कर रहा है उसमें क्या हो रहा है, जो ड्रिंक नहीं करता उसमें क्या इफेक्ट है। बहुत ज्यादा आपने देखा होगा जो ड्रिंक करते हैं उनमें अचानक से बहुत ज्यादा भूख लगती है, बट लॉन्ग टाइम में वो कुछ खाते ही नहीं है। बहुत ज्यादा ड्रिंक किया तो स्टार्टिंग में मॉडरेट ड्रिंक पे तो ठीक है, एक दो कुछ रोटी वोटी उसके साथ कुछ खा लेते हैं, चखना वगैरह। बट जो पर्सन रेगुलर हाई ड्रिंक कर रहा है, ठीक है, 4-5 पैग लगा के वो तो आगे सो जाता है, कुछ खाता ही नहीं है, तो उससे उसकी बॉडी पे नेगेटिव असर भी होता है। तो इसके बारे में लिखते हैं, टॉक्सिसिटी और जो हमारा गाइडलाइंस है इनके बारे में लिखते हैं। तो ये हो गया आपका गाइडलाइन फॉर सेफ ड्रिंकिंग। इसके बाद आ गया हमारा अल्कोहल टॉक्सिसिटी, जिसको हमने फर्दर 3 टाइप में डिवाइड किया है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम के बारे में। अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम क्या होता है, जब किसी पर्सन को अचानक से हम अल्कोहल देना रोक दे, ठीक है, जो लंबे टाइम से ड्रिंक करता है, अगर उसको अचानक से हम बोले कि तुम कल से ड्रिंक नहीं करोगे, तो क्या क्या सिम्टम आते हैं और उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं अल्कोहल विड्रॉल के बारे में या अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स के बारे में। तो यहाँ होता क्या है, मान लो जो पर्सन रेगुलरली, ठीक है, क्रॉनिक ड्रिंकर है, जो कई सालों से ड्रिंक करता हुआ आ रहा है, अचानक से उसको हम बोले कि तुम कल से ड्रिंक नहीं करोगे, अगर उसको अचानक से रोक दे वो ड्रिंक करना, तो क्या होगा, उसमें बहुत ज्यादा पागलपंथी के दौरे आते हैं। वो आपने देखा होगा, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, हम किसी को रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजते हैं, जहाँ पे नशा मुक्ति केंद्र जिसे कहते हैं। अगर किसी पर्सन को नशा मुक्ति केंद्र में भेजे तो क्या होता है, वो एकदम पागल जैसा हो जाता है। अगर उसको दारू या शराब ना दे तो उसकी हरकतें बहुत ज्यादा अजीब हो जाती है। इसी चीज को अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम कहा जाता है।
सिंपल भाषा में क्या हुआ, कोई पर्सन अगर किसी को हम अचानक से अल्कोहल देना रोक दे, जो क्रॉनिक ड्रिंकर है, जो लंबे टाइम से ड्रिंक करता है, तो इस कंडीशन में उसका जो भी बिहेवियरल चेंजेस आएंगे, इसी को हम अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम कहते हैं। अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले हम उसको ऐसा क्या कर सकते हैं, सीएनएस डिप्रेसेंट दे सकते हैं, ज्यादातर बेंजोडाइजोपिन दिया जाता है। ऐसे ड्रग जो हमारे सीएनएस को डिप्रेस करेंगे, ये सिमिलर एक्शन शो करते हैं हमारे अल्कोहल की तरह। इसीलिए जो पर्सन चिड़चिड़ा हो जा रहा है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव एक्शन शो कर रहा है, तो उसको हम बेंजोडाइजोपिन देके उसकी सीएनएस को डिप्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा एक ड्रग आता है नैल्ट्रेक्सोन करके। नैल्ट्रेक्सोन क्या करता है, जो ड्रग है नैल्ट्रेक्सोन, ये अल्कोहल की क्रेविंग को रोकता है। मींस बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको अल्कोहल की क्रेविंग होती है, वो चाहते हैं कि थोड़ा मैं भी ड्रिंक कर लूं तो मजा ही आ जाए, तो ये चीज इसको रोकता है। ठीक है, अल्कोहल क्रेविंग को कम करता है। अगर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो ये ओपियोइड रिसेप्टर है जो उनको ब्लॉक करता है, एंटागोनाइज कर देता है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, जो अल्कोहल है ना, वो हमारे ब्रेन के ओपियोइड रिसेप्टर पे वर्क करता है और डोपामिनर्जिक रिएक्शन शो करता है। डोपामिनर्जिक एक्शन का मतलब ये हुआ, डोपामिन से क्या होता है, हमें ऐसे रिवॉर्ड जैसी खुशी मिलती है। मान लो अगर कुछ हम अचीव करें तो क्या होगा, एक बहुत ही अंदर से खुशी मिलती है। अगर कोई रेस जीत जाए या किसी एग्जाम में हम टॉप करें तो एक अंदर से खुशी आती है ना, डोपामिन रिलीज होता है। तो सेम एक्शन हमारा ओपियोइड रिसेप्टर भी करता है। तो ये नैल्ट्रेक्सोन हमारे ओपियोइड रिसेप्टर को एंटागोनाइज कर देता है, इसको ब्लॉक कर देता है। अगर किसी पर्सन को नैल्ट्रेक्सोन दे तो वो जितना भी ड्रिंक करे तो उसको उतना मजा नहीं आएगा, उतनी खुशी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए नैल्ट्रेक्सोन आजकल बहुत ही ज्यादा यूज होता है। ये नशा मुक्ति केंद्र या इन सब जगह पे अल्कोहल को छोड़ने के लिए या ऐसे लोगों को दिया जाता है जो बहुत लॉन्ग टाइम से अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। तो ये क्या करेगा, हमारे ओपियोइड रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, एंटागोनाइज करेगा, जिससे जो हमारे डोपामिनर्जिक खुशी मिलती है, ठीक है, डोपामिनर्जिक एक्शन प्रोड्यूस होता है हैप्पीनेस का, वो ब्लॉक हो जाता है। इसी वजह से लॉन्ग टाइम के बाद वो पर्सन अल्कोहल खुद ब खुद छोड़ देता है, क्योंकि उसको फिर वो मजा नहीं आता, वो क्रेविंग नहीं है, ड्रिंक करके वो फिर खुशी भी महसूस नहीं हो रही, इसलिए वो धीरे धीरे छोड़ देता है। ठीक है, तो ये नैल्ट्रेक्सोन हो गया जो आजकल यूज किया जाता है। इसके अलावा बेंजोडाइजोपिन भी यूज करते हैं। तो ये हो गया आपका अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम और इसका ट्रीटमेंट। अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम क्या है, अगर किसी पर्सन में जो लॉन्ग टाइम से ड्रिंक करता है, उसको अगर अचानक से हम अल्कोहल छोड़ दें तो जो भी उसका एग्रेसिव बिहेवियर है, ठीक है, साइकोलॉजिकल बिहेवियरल चेंजेस जो भी देखने को मिलता है, ये सारी चीजें अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स के अंदर आती हैं। तो तो ये हो गया आपका अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम का एक डेफिनेशन और इसका ट्रीटमेंट अप्रोच। तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे डायसल्फाम के बारे में। किसी पर्सन में अगर कोई पर्सन रेगुलर अल्कोहल ले रहा है, उसको अगर छुड़वाना है तो हम डायसल्फाम देके ट्रीट कर सकते हैं। तो ज्यादातर जो लोग, ठीक है, खुद से छोड़ना चाहते हैं, उन्हीं को हम डायसल्फाम देते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे डायसल्फाम के बारे में। अब हम देखते हैं डायसल्फाम और फोमेपिजोल के बारे में। ये ऐसे ड्रग हैं जो हमारे अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस और एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस को इनहिबिट करते हैं। इनके यूज की बात करें तो सबसे पहला हमारा डायसल्फाम है। तो डायसल्फाम, अगर कोई पर्सन चाहता है कि मैं ड्रग अल्कोहल लेना छोड़ दूं, ठीक है, कोई रेगुलर कंज्यूम करता है और वो खुद से चाहता है, वॉलेंटरीली चाहता है कि मैं आगे से दारू ना पीऊं, इसको छोड़ दूं, तो इस केस में उस पर्सन को डायसल्फाम दिया जाता है। ठीक है, डायसल्फाम क्या करता है, ये उसके एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस को इनहिबिट करेगा, जिसके कारण वो कभी अल्कोहल लेगा तो बहुत ही ज्यादा उसको अजीब सी फीलिंग आएगी। ठीक है, हेडेक, वॉमिटिंग, सीने में जलन, इसके अलावा बहुत ही अनईजी फील करता है, आंखों में धुंधलापन हो जाता है। तो इसीलिए अगर कोई पर्सन चाह रहा है कि मैं ड्रिंक करना छोड़ दूं, तो इसके बाद भी अगर थोड़ा बहुत भी वो ड्रिंक करेगा तो ये कुछ सिम्टम्स उसके सामने आता है। इसके अलावा अगर हम फोमेपिजोल की बात करें तो फोमेपिजोल मिथेनॉल पॉइजनिंग में यूज किया जाता है। हमें पता है मिथेनॉल बहुत ही हार्मफुल है, इससे किसी की डेथ भी हो सकती है, कोई पर्सन अंधा भी हो सकता है। ठीक है, तो मिथेनॉल कहाँ पे मिलता है, जैसे आपको पता है, वो गांव में कच्ची होता है ना, कच्ची दारू, तो कच्ची दारू में मिथेनॉल होता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट आते हैं। तो ये समझने से पहले हम थोड़ा रिएक्शन देखते हैं कि कैसे हमारा अल्कोहल धीरे धीरे मेटाबोलाइज हो रहा है और एट द एंड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो रहा है।
तो पहले अगर हम इस मैकेनिज्म को समझेंगे कि मेटाबॉलिज्म का, तो इजी हो जाएगा हमारे लिए फोमेपिजोल और डायसल्फाइड के एक्शन को समझने में। तो इनके रिएक्शन को देखते हैं। यहाँ पे होता क्या है, ये जो इथेनॉल है ये अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के थ्रू ये कन्वर्ट होता है एसिड एल्डिहाइड में। ये एसिड एल्डिहाइड फर्दर एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज के हेल्प से एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है, जो फर्दर ट्रांसफर हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। सिमिलर केस होता है हमारे मिथेनॉल के साथ, ठीक है। मिथेनॉल क्या करेगा, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज के संपर्क में आके ये चेंज हो जाएगा हमारे फॉर्मेल्डिहाइड में, और फॉर्मेल्डिहाइड फर्दर एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज के हेल्प से फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारा फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। ये फिर कुछ और एंजाइम के थ्रू और फोलिनिक एसिड एक टाइप का फोलिक एसिड समझ लीजिए। फोलिक एसिड हमारा सिंथेसाइज्ड है और फोलिनिक एसिड हमारा नेचुरल बनता है, ठीक है। तो फोलिनिक एसिड के थ्रू और कुछ दूसरे एंजाइम के थ्रू, फोलेट डिपेंडेंट एंजाइम्स होते हैं, उन एंजाइम के थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो फॉर्मिक एसिड क्या होगा, ये फर्दर फोलिनिक एसिड और फोलेट डिपेंडेंट एंजाइम, कुछ एंजाइम होंगे, इन एंजाइम के थ्रू ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाते हैं। तो ये एक सिंपल हमारा रिएक्शन हो गया कि कैसे इथेनॉल मेटाबोलाइज हो रहा है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। सिमिलरली मिथेनॉल भी हमारा मेटाबोलाइज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। अब यहाँ पे होगा क्या, ये दो जो एंजाइम है जो इस मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहे हैं, इनको हम ब्लॉक कर सकते हैं डाइसल्फाइड और फोमेपिजोल के थ्रू। डाइसल्फाइड हमारा एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज को इनहिबिट करेगा। यहाँ पे हमारा डाइसल्फाइड आ गया, ये इसको इनहिबिट कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे फोमेपिजोल आ गया, फोमेपिजोल इसको इनहिबिट करता है। तो फोमेपिजोल का अगर यूज देखें, सबसे पहले फोमेपिजोल के यूज के बारे में बात करते हैं। तो फोमेपिजोल मिथेनॉल पॉइजनिंग में दिया जाता है, जिससे अगर किसी पर्सन ने बहुत ज्यादा मिथेनॉल यूज किया, ठीक है, कंज्यूम किया, तो हम फोमेपिजोल के थ्रू उसके मेटाबॉलिज्म को रोक सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मेल्डिहाइड और फोमिक एसिड हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। ये एसिडोसिस क्रिएट करते हैं, मींस हमारे ब्लड का पीएच कम कर देते हैं, जिससे रेटिना डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा दूसरे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन देखे जाते हैं। इसीलिए फोमेपिजोल का यूज जो है ये मिथेनॉल पॉइजनिंग में सबसे ज्यादा किया जाता है, जिससे ये मेटाबोलाइज ना हो और मिथेनॉल एज इट इज बॉडी से बाहर आ सके, ठीक है। उसके बाद दूसरे अप्रोचेस, जैसे हम उस पर्सन को हीमोडायलिसिस करवा सकते हैं, या तो उसके गैस्ट्रिक लेवेज करवा सकते हैं, जिससे मेथनॉल कम हो सके, ठीक है, उसके बॉडी में, क्योंकि मेथनॉल बहुत ही पॉइजनस है। तो फोमेपिजोल का फंक्शन क्या हो गया, मेथनॉल की पॉइजनिंग में इसको दिया जाता है फोमेपिजोल। तो अगर कभी फोमेपिजोल का यूज आए तो इसका सिंपल यूज है मिथेनॉल की पॉइजनिंग में। अब आता है हमारा जो मेन ड्रग है, मेन टॉपिक है डायसल्फिराम। तो डायसल्फिराम यूज किया जा रहा है, कोई पर्सन खुद से, ठीक है, वॉलेंटरली छोड़ना चाहता है कि मैं अब आज से अल्कोहल ना लूं, तो उस पर्सन को डायसल्फिराम दिया जाता है। स्टार्टिंग में उसको 500 mg पर डे दिया जाता है, लगभग एक हफ्ते के लिए हम 5 mg पर डे देंगे। फिर धीरे धीरे इसके डोज को 250 तक लिया जाता है, ठीक है, एक हफ्ते बाद 250 mg, फिर उसके बाद ये हम छोड़ देंगे। तो इसका मेन क्या रीजन है, पहले ये 500 mg दिया, फिर अब धीरे धीरे हम डोज कम कर देते हैं, 250 ले आएंगे, और अगले हफ्ते, इस 2 हफ्ते बाद उसको हम डायसल्फिराम देना बंद कर देते हैं। डायसल्फिराम करता क्या है, ये हमारे एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज को रोक रहा है। यहां तक तो रिएक्शन चलेगा, फिर इसके बाद इसने इस रिएक्शन को रोक दिया, आगे नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे हुआ क्या, इथेनॉल तो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज के हेल्प से एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ। अब धीरे धीरे जिस पर्सन ने इथेनॉल ज्यादा कंज्यूम किया होगा, उसके अंदर ये एल्डिहाइड की कंसंट्रेशन बढ़ता रहेगा, क्योंकि एल्डिहाइड तो फर्दर कन्वर्ट हो नहीं रहा, जबकि ये रिएक्शन यहां से यहां तक आ रहा है। तो एल्डिहाइड का कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, उसको एल्डिहाइड सिम्टम्स देखे जाते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड सिंड्रोम कहा जाता है इसको, जहां पे बहुत ही अनइजीनेस, फिर सीने में जलन, दर्द होता है, उल्टी आती है, हेडेक होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी परेशानी उसमें देखी जाती है, ठीक है, वो अच्छे से चल नहीं पाता, उसके पेट में दर्द होता है, उल्टी आ जाएगी, वॉमिटिंग, नोजिया, वेरियस साइड इफेक्ट देखे जाते हैं हमारे
एल्डिहाइड सिंड्रोम में, जिसको कहेंगे एल्डिहाइड इसीलिए डाइसल्फाम सिर्फ ऐसे लोगों को दिया जाता है जो खुद से छोड़ना चाहे। अगर किसी पर्सन को हमने जबरदस्ती दे दिया तो उसको इतना ज्यादा साइड इफेक्ट आ जाता है इस डाइसल्फाम की वजह से, सीने में दर्द, जलन, अच्छे से सांस तक नहीं ले पाता, कभी कभी उसकी डेथ भी हो सकती है बहुत ज्यादा अगर उसने कंज्यूम कर लिया अल्कोहल। इसीलिए अगर कोई पर्सन खुद से छोड़ना चाह रहा है कि मैं अब नहीं पीऊंगा तो डाइसल्फाम दिया जाता है। इन केस वो डाइसल्फाम लेने के बाद भी अगर थोड़ा सा भी ड्रिंक करेगा तो उसको इतना अनइजीनेस फील होता है, मींस इतना परेशान फील होगा वो कि वो आगे से ड्रिंक करना खुद से ही छोड़ देगा। तो ये इसका डाइसल्फाम का यूज हो गया। डाइसल्फाम इरिवर्सिबली सारे एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं। ये जो एंजाइम है इनको इरिवर्सिबली ब्लॉक करेंगे, ब्लॉकेज, ठीक है। अब इरिवर्सिबल ब्लॉकेज होने पे क्या होगा, लगभग 10 से 15 दिन, ठीक, 10 से 15 दिन लग जाते हैं दोबारा से न्यू एंजाइम बनने में। इरिवर्सिबली ब्लॉक हो चुके हैं, अब ये दोबारा से वहां से अटैच डिटैच नहीं हो सकते, ठीक है। एक बार उससे बंद गए डाइसल्फाम से तो डिटैच नहीं हो सकते, तो 10-15 दिन और लग जाते हैं न्यू एंजाइम के प्रोडक्शन के लिए। तो इस दौरान अगर उस पर्सन ने थोड़ा सा भी ड्रग लिया, मींस अल्कोहल लिया, तो अल्कोहल लेने से उसको बहुत ज्यादा अनइजीनेस फील होता है। इसके अलावा डाइसल्फाम के कुछ साइड इफेक्ट भी है। कोई पर्सन लेता है तो देखा कि उनमें रैशेज आ रहे हैं, खुजली हो रही है, फिर पेट में दर्द वगैरह कुछ छोटे छोटे सिम्टम्स देखे जाते हैं। तो मेन यूज यही है कि कोई अल्कोहल छोड़ना चाहता है तो उस केस में हम डाइसल्फाम देते हैं। इसके कुछ सिम्टम्स है तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके बारे में लिख देता हूं। तो ये हो गया हमारा डाइसल्फाम और फोमेपिजोल। आप इनके बारे में नोट कर लीजिए, यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट दिया हुआ है, इनके क्या यूजेस है, क्या इंडिकेशन है, कहाँ पे यूज करना चाहिए और कहाँ पे यूज नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं अल्कोहल या इथेनॉल के क्या यूजेस है। तो उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं अल्कोहल के यूजेस। तो सबसे पहले एज एंटीसेप्टिक यूज कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि अल्कोहल हमारे जर्म्स को मारते हैं। जैसे हमने डेली लाइफ में यूज किया हैंड सैनिटाइजर, फिर जो भी इथेनॉल होता है, स्प्रेट होता है, उससे रब करते हैं जिससे हमारे बैक्टीरिया मर सके, वायरसेस मर सके। इसके अलावा बेड सोर्स में भी यूज किया जाता है। अब ये बेड सोर्स क्या है, आपने देखा होगा कि कोई लोग एक तरफ अगर पालती करके सोए रहे बहुत टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक एक जगह सोए रहे, तो प्रेशर की वजह से वहां पे घाव सा बनता है, ठीक है, वहां पे जख्म सा बन जाता है और लाल हो जाता है, स्किन हार्ड हो जाता है, इसको बेड सोर कहा जाता है। ये जनरली एक जगह पे लॉन्ग टाइम तक प्रेशर पड़ने की वजह से होता है। तो अल्कोहल से हम बेड सोर बनने से रोक सकते हैं। बट अगर किसी पर्सन में बेड सोर ऑलरेडी बन चुका है तो वहां पे हमें अल्कोहल नहीं लगाना चाहिए। रीजन क्या है, पहली बात वहां पे सेल डेथ हो सकता है, जो वहां पे घाव बन चुका है, ठीक है, यहाँ पे मान लो कट चुका है, अगर मैं यहाँ पे अल्कोहल लगाऊंगा तो यहाँ पे सेल डेथ हो सकती है, इसके बाद बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन होगा, जलन होगी, इसीलिए अल्कोहल नहीं लगाना चाहिए बेड सोर्स में। बट इसको प्रिवेंट करने के लिए कि बेड सोर ना बने तब हम अल्कोहल यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भूख बढ़ाने के लिए भी एपेटाइट स्टिमुलेंट के तौर पे भी यूज किया जाता है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि किसी पर्सन में तेज बुखार है तो हम क्या करते हैं, उसके सर पे अल्कोहल स्पंजेस रखते हैं, ठीक है, जिससे उसके फीवर कम हो सके। और हमने देखा ठंड में, बहुत ज्यादा ठंड का टाइम होता है, कोल्ड होता है, तब लोग अल्कोहल लेते हैं, ठीक है, रम विस्की लेते हैं, क्या होगा, उनका बॉडी टेम्परेचर बढ़ सके। तो कोल्ड को भी कॉम्बैट करने के लिए, उससे भी बचने के लिए भी अल्कोहल यूज किया जाता है। इसके अलावा जो भी हमारे इंडस्ट्रीज है वहां पे सॉल्वेंट के तौर पे, फिर हमारे लैब्स में हम सॉल्वेंट के तौर पे इथेनॉल को यूज करते हैं। बहुत सारे केमिकल है जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, वो हम इथेनॉल में डिसॉल्व करते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा होम्योपैथिक जो भी मेडिसिन होता है वहां पे अल्कोहल में वो ड्रग्स मिक्स रहते हैं, तो एज सॉल्वेंट हो गया।
तो ये कुछ इसके यूजेस हो गए, इसको आप नोट कर लीजिए। तो ये आपका इथेनॉल कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद हम देखेंगे मिथेनॉल के बारे में, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं मिथाइल अल्कोहल के बारे में, जिसे मिथेनॉल या वुड अल्कोहल भी कहते हैं। ये ज्यादातर इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में यूज होता है इसका एज क्लीनिंग सॉल्यूशन या एज सॉल्वेंट। ये हमारे सीएनएस को डिप्रेस करता है और हमारे लीवर से जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करके मेटाबोलाइज होता है और फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। अगर इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो किसी पर्सन में, अगर कोई पर्सन मिथेनॉल का कंजप्शन कर रहा है और उसके ब्लड कंसंट्रेशन में अगर 15 mg पर डीएल से अगर बढ़ जाए, ठीक है, ब्लड कंसंट्रेशन अगर 15 mg पर डीएल या उससे ज्यादा हो जाए, ठीक, डीएल मींस डेसीलीटर, ठीक है, अगर किसी पर्सन का ब्लड कंसंट्रेशन 15 mg पर डीएल से बढ़ जाए तो उसको ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, वो अंधा हो सकता है। इसका मेन रीजन क्या है? जो मिथेनॉल जब मेटाबोलाइज होता है तो वो एसिडोसिस क्रिएट करता है। एसिडोसिस का मतलब होता है कि ब्लड में पीएच कम होना और एसिडिटी की ओर बढ़ना, एसिडोसिस, ठीक है। यहाँ पे होता है कि हमारा पीएच कम होने लगता है, ठीक है। पीएच जितना कम होगा उतना एसिडिटी बढ़ता है। अब जैसे एसिडोसिस होता है तो एसिडोसिस की वजह से हमारे रेटिना डैमेज होने स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा? रेटिना डैमेज होगा, जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर ब्लड कंसंट्रेशन 50 mg पर डीएल से बढ़ जाए तो उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो ये कुछ इसके साइड इफेक्ट है। इसके अलावा अगर हम ट्रीटमेंट अप्रोच की बात करें तो सबसे पहले हमें पता है इसके रेटिना डैमेज हो रहा है तो उसको अंधेरे में ले जाना चाहिए। किसी पर्सन ने बहुत ज्यादा मिथेनॉल का कंजप्शन किया है तो उसको हाथों हाथ अंधेरे में ले जाओ, जिससे उसके रेटिना डैमेज कम हो सके, क्योंकि जितना ज्यादा उसके रेटिना में लाइट पड़ेगा उतना ज्यादा उसके आंखों में प्रेशर पड़ेगा, ठीक है, जिससे वो सेंसेस कर सके। तो आंखों में प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा? उसका रेटिना डैमेज और भी प्रोग्रेसिव हो जाएगा और ज्यादा जल्दी से आंखें खराब होने लगेगा। इसीलिए उस पर्सन को हमेशा डार्क में ले जाना चाहिए। इसके अलावा गैस्ट्रिक लेवेज, गैस्ट्रिक लेवेज का मतलब होता है पेट खाली करवाना, ठीक है। गैस्ट्रिक लेवेज का मतलब होता है पेट को खाली करवाना। या तो उस पर्सन में हम वॉमिटिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं जिससे वो जल्दी उल्टी कर दे और मिथेनॉल बाहर आ सके, या तो हम एक्टिवेटेड चारकोल दे सकते हैं, जिससे क्या होगा? एक्टिवेटेड चारकोल मिथेनॉल को एब्जॉर्ब करेगा और स्टूल के थ्रू बाहर आ जाएगा। इसके अलावा हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस मतलब जैसे आपने देखा होगा जिन पर्सन का किडनी खराब होता है हम डायलिसिस करवाते हैं, सेम हीमोडायलिसिस के थ्रू हम मिथेनॉल को भी बाहर निकाल सकते हैं। तो ये कुछ मेथड है। इसके अलावा हमें पता है एसिडोसिस क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे एसिडिटी हो रही है, ठीक। एसिडोसिस को भी हमें कम करना चाहिए, इसको भी कंट्रोल करना चाहिए, तो हम सोडियम बाइकार्बोनेट यूज कर सकते हैं। अब ये सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है? ये एसिडोसिस को कम करता है और ब्लड पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा हम उस पर्सन को इथेनॉल भी दे सकते हैं। इथेनॉल क्या करेगा? हमें पता है जो इथेनॉल है उसका मेटाबॉलिज्म पहले होगा, इथेनॉल का मेटाबॉलिज्म पहले होगा और मिथेनॉल का बाद में होगा। इससे क्या होगा? मिथेनॉल के मेटाबॉलिज्म के लिए एक टाइम ड्यूरेशन मिल जाएगा और इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान हम हीमोडायलिसिस या गैस्ट्रिक लेवेज के थ्रू उसके मिथेनॉल को कम कर सकते हैं। तो ये कुछ ट्रीटमेंट अप्रोच हो गए, ठीक है, इनको हम नोट करते हैं। तो ये हो गया आपका मिथाइल अल्कोहल, जिसको हम मिथेनॉल या वुड अल्कोहल भी कहते हैं। इसके क्या क्या साइड इफेक्ट है, क्या यूजेस है, इसके साथ साथ क्या इसका ट्रीटमेंट अप्रोच है। अगर किसी पर्सन में मिथेनॉल का बहुत ज्यादा पॉइजनिंग हो जाए या कोई पर्सन मिथेनॉल कंज्यूम करे तो कैसे हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसी के साथ साथ आपका ये यूनिट कंप्लीट होता है, इथाइल अल्कोहल एंड मिथाइल अल्कोहल। थैंक यू।